हाय एवरीवन, वेलकम बैक इन जीएस हब, जहाँ पर आप सभी का भरपूर स्वागत है। चलिए आज फिर से हम जा रहे हैं अपनी ज्योग्राफी की टॉपिक पृथ्वी की गति, मोशन ऑफ अर्थ को कंप्लीट करने। एक वीडियो इसमें पहले हम ले चुके हैं जिसमें मैंने बताया था आपको पृथ्वी के घूर्णन के बारे में कि पृथ्वी दो तरह से घूर्णन करती है। एक अपने अक्ष पर, जिसके कारण क्या होते हैं दिन और रात, और दूसरी सूर्य के चारों तरफ एक दीर्घवृत्तीय कक्ष में चक्कर लगाती है। ठीक है, दीर्घवृत्तीय कक्ष में चक्कर लगाती है, उसके कारण क्या होता है, मौसम में परिवर्तन आते हैं। दीर्घवृत्तीय कक्षा में सूर्य चक्कर लगाती है, उसके कारण मैंने आपको बताया था कि हमें चार तरह के मौसम देखने को मिलते हैं: गर्मी, सर्दी, बरसात और बसंत, जिसे मैंने आपको विषु और संक्रांति के रूप में बताया था कि दो विषु बसंत और शरद और कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति मिलती है। ठीक है, जिसके अंतर्गत हमने बताया कि कर्क संक्रांति है, उसमें जो सूर्य की लंबवत जो रोशनी पड़ती है वो कर्क रेखा पर। कर्क रेखा कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री का जो उत्तरी गोलार्ध में जो हमारा उत्तरी अक्षांश है वो कर्क रेखा है। ये भी हम लेटीट्यूड वाले चैप्टर में आपको बता चुके हैं। सबसे ऊपर लंबवत रोशनी, मतलब कि ये जैसे यहाँ मान लीजिए कर्क रेखा है, ये सूर्य नीचे से आया, यहाँ तक रोशनी देगा, उसके बाद ये लंबवत हाईएस्ट रोशनी इसकी यहाँ पर रही, बस कर्क रेखा पर, नॉर्थ उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पे। उसके बाद सूरज नीचे उतरना शुरू करता है। फिर आती है मकर संक्रांति की बात कर लेते हैं। मकर संक्रांति में 22 दिसंबर मैंने डेट बताया आपको, और कर्क संक्रांति 21 जून। 22 दिसंबर के दिन यहाँ सूरज पहुँचा कर्क पे, 21 जून को लंबवत रोशनी, बिल्कुल सीधी रोशनी उस पर डाली कर्क पे। 23.5 डिग्री का जो उत्तरी गोलार्ध में जो हमारा अक्षांश है, नॉर्थ 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश, वो कर्क रेखा, उस पर रोशनी लंबवत सीधी पड़ी। उसके बाद सूरज 21 जून के बाद नीचे की तरफ बढ़ना शुरू करता है धीरे 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 धीरे। 22 दिसंबर को कहाँ पहुँचेगा? सदन में, साउथ दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पे, वहाँ लंबवत रोशनी पड़ेगी, वो कहलाती है मकर संक्रांति। इसीलिए दिसंबर के महीने में भारत जो है हमारा कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में। इंडिया कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में। इंडिया उत्तरी गोलार्ध में। अभी सिर्फ इतना जान लीजिए कि इंडिया की जो स्थिति है वो पूरे पृथ्वी का जो काल्पनिक रेखा है, भूमध्य रेखा, उसके ऊपर यानी उत्तरी गोलार्ध में है। डिटेल्स में पूरा जो इसका जो कहाँ पे ये पूरी तरह से एग्जैक्ट करता है वो जब मैं भारत का भूगोल पढ़ाऊँगा वहाँ आपको बताया जाएगा। अभी सिर्फ इतने अपने दिमाग में बसा लीजिए कि भारत उत्तरी गोलार्ध में है। इसीलिए दिसंबर में जब मकर संक्रांति होती है, सूर्य नीचे उतरता है, तो हमारे यहाँ सर्दी हो जाती है, क्योंकि सूर्य उत्तरी गोलार्ध में नहीं है। और जून के महीने में हमें गर्मी रहती है हमारे यहाँ पे। क्यों? क्योंकि कर्क संक्रांति में सूरज ऊपर रहता है। दो विषु, बसंत और शरद। इसमें बसंत वाला जो है उसमें क्या होगा, न तो भूमध्य रेखा पर ज़्यादा गर्मी रहेगी, न ज़्यादा सर्दी, और शरद में भी, शरद विषु में भी भूमध्य रेखा पर न ज़्यादा सर्दी न ज़्यादा गर्मी। ठीक है, बस उत्तरी गोलार्ध में एक में हो जाता है जो हमारा, मैंने आपको लेटीट्यूड वाले में बताया था कि ऊपर जो सर्कल है वो सर्कल ना होकर दो बिंदु होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। एक ध्रुव पर जब शरद आएगा, बसंत विषु आएगा, उसमें उत्तरी ध्रुव पर रात रहेगा, दक्षिणी ध्रुव पर दिन। और जब शरद विषु आएगा तो उसमें उत्तरी ध्रुव पर धूप दिन हो जाएगा 6 महीने के लिए, और दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने के लिए रात। ये अभी तक की हमारा जो टॉपिक है पृथ्वी की गति, मोशन ऑफ अर्थ, उसमें हमने पढ़ा है। और एक और पॉइंट जो मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, कितनी? 23.5 डिग्री, जिसके कारण हमें दिन व रात में अंतर देखने को मिलता है। आपने सुना भी होगा कि सर्दियों में रात बड़ी हो जाती है, गर्मियों में दिन बड़ा होता है। सर्दियों में रात बड़ी हो जाती है,
दिन छोटा हो जाता है, गर्मियों में दिन बड़ा हो जाता है, रात छोटी हो जाती है। आई होप इसका कारण भी आप जान गए होंगे। इसका कारण कुछ और नहीं, बस एक ही है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुका हुआ होना। ठीक है, क्लियर? बहुतों को पहली बार पता चला होगा, और बताइएगा कमेंट करके कि कैसा लगा आपको ये जान के। आज तक सुनते आते थे कि सर्दियों में रात बड़ी हो जाती है, दिन छोटा हो जाता है, गर्मियों में दिन बड़ा हो जाता है, रात छोटी हो जाती है, जिसका रीजन एकमात्र है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका होना। पहले भी मैं बता चुका हूँ, पृथ्वी बिल्कुल सीधी नहीं है। पृथ्वी ऐसे इसकी सीधी है, बाकी ये सीधा नहीं है, ऐसे है। मान लीजिए ये जो लाइन जा रही है ये दर्शा रही है कि पृथ्वी की स्थिति कैसी है, ऐसे है। ये यहाँ से 23.5 डिग्री झुका हुआ है। ठीक, आई होप कि समझ गए होंगे। एक डायग्राम में बड़ा बना देता हूं, भले आपको नजर नहीं आ रहा होगा इसमें। क्लियर? इधर देखिएगा प्लीज। पृथ्वी की जो वास्तविक स्थिति है हमारे सौर मंडल में, जो सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाती है, ये जो स्थिति होगी वो पृथ्वी सीधी, बाकी ऐसी नहीं है। पृथ्वी ये जो लाइन जा रही है ऐसे झुकी हुई है, टेढ़ी जो लाइन गुजारी है मैंने, एक तिरछी लाइन जो खींची वर्टिकल, ऐसे झुकी हुई है। ये भूमध्य रेखा, इसके यहाँ से ये मान लीजिए ऐसे सीधी होती तो 23.5 डिग्री पृथ्वी क्या है, झुकी हुई है। क्लियर? चलिए अब आज के बारे में बात कर लेते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम जानेंगे उपसौर, अपसौर, उपभू, अपभू और इम्पोर्टेंट सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण। आपने सुना होगा, बाकी आज आप पूरी तरह से परफेक्ट समझ जाएंगे कि ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होते कैसे हैं, क्या इनके पीछे कारण है, क्या रीजन है। चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। आज का जो पहला टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है वो है अपसौर, उपसौर, जिसे इंग्लिश में एपीहिलियन और पेरीहेलियन कहते हैं। ठीक, आपने पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, जानते हो नहीं जानते हो, ध्यान से इधर बोर्ड की तरफ देखिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है और बहुत ही जोरदार समझ में आने वाला भी है आपको। उससे इसको जानने से पहले एक बात मैं और आपको बता देता हूँ, भले आप जानते हो या नहीं जानते हो। जैसे ये हमारी पृथ्वी है और ये 0 डिग्री अक्षांश, जिसे भूमध्य कहते हैं, इसके ऊपर नॉर्थ, इसके नीचे साउथ। एक चीज ध्यान से सुनिएगा इधर, जब इधर उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होगा ना, गर्मी का, दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, विंटर सीजन होगा, सर्दी का मौसम आएगा। तो हमारे यहाँ गर्मियाँ कब होती है, मार्च से लेके जून जुलाई तक गर्मी रहती है। तो यहाँ जो है मार्च से लेके जून जुलाई तक सदन में, दक्षिणी गोलार्ध में क्या रहता है, मौसम ठंडा रहता है। और जब इनके यहाँ सर्दी का मौसम आएगा तो हमारे यहाँ गर्मी का मौसम आता है। जैसे मैंने अभी कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति आपको समझाया। जैसे कर्क संक्रांति मैंने आपको बताया कितनी तारीख को होती, 21 जून को। 21 जून को सूर्य कहाँ आता है, कर्क रेखा मिलती है इसमें 22.5 डिग्री नॉर्थ। तो यहाँ सूर्य आ रहा है। जब सूरज इधर है तो इधर सूर्य प्रकाश नहीं है, तो यहाँ सर्दी होगा और यहाँ गर्मी। वैसे मकर संक्रांति कब होती है, 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को हमारे यहाँ, दिसंबर में हमारे यहाँ हो जाता है, इंडिया हमारा कहाँ है, नॉर्थ में, और दिसंबर में हमारे यहाँ मौसम ठंडा हो जाता है, पता है आपको। ठीक है, तो दिसंबर में यहाँ आ जाता है सूरज, तो यहाँ सर्दी, तो यहाँ गर्मी। क्लियर? आई होप समझ गए होंगे आप। अब हम हेडिंग को समझ लेते हैं। ठीक, ये डायग्राम आप देख रहे होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ एक दीर्घवृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाती है। ठीक, पृथ्वी की जो ये स्थिति है ये किसको दर्शा रही है, अपसौर को। और ये जो स्थिति है, ये जो स्थिति ये उपसौर को दर्शा रही है, और ये जो है ये अपसौर को दर्शा रही है। ओके, उपसौर वाले स्थिति में आप देख रहे होंगे कि सूर्य और पृथ्वी के बीच क्या है, दूरी न्यूनतम है, कम है। मैंने यहाँ लिख भी दिया है, दूरी न्यूनतम है। ओके, आपको दिख रहा होगा कि दूरी कम है। और अपसौर वाले में आप देख रहे होंगे कि सूरज और पृथ्वी के बीच में दूरी अधिकतम है।
क्लियर। उपसौर वाली जो स्थिति है वो कितनी तारीख को होती है? 3 जनवरी के दिन, ध्यान रखिएगा कितनी तारीख को होगी? 3 जनवरी को। और अपसौर में ये जो स्थिति ये कितनी तारीख को होगी? 4 जुलाई को। वापस से मैं रिपीट कर देता हूं, अपसौर की स्थिति में सूर्य और पृथ्वी के बीच का जो ये गैप है, डिस्टेंस है, ये कम है, न्यूनतम दूरी होती है और ये घटना होती है 3 जनवरी के दिन। और अपसौर वाली स्थिति में सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी अधिकतम हो जाती है और ये घटना होती है 4 जुलाई के दिन। चलिए आगे बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम उत्तरी गोलार्ध में हैं, ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया कि अगर उत्तरी गोलार्ध में मौसम गर्म है तो दक्षिणी गोलार्ध में मौसम ठंडा रहेगा। आप ये डेट देख रहे होंगे, कितनी तारीख है? 3 जनवरी। 3 जनवरी कौन सी घटना हो रही है? अपसौर की, ठीक है। सूरज और पृथ्वी के बीच दूरी कम है। जनवरी में हमारे यहाँ का मौसम क्या होता है? गर्मी होती है कि सर्दी होती है? सर्दी होती है, सब जानते हैं। यहाँ देखिएगा ध्यान से, नॉर्थ पोल में, सॉरी नॉर्थ जो गोलार्ध है, ग्लोब है, ग्लोब का जो नॉर्थ का हिस्सा है, उत्तरी गोलार्ध, उसमें जो मौसम होगा वो क्या होगा? सर्दी का। और दक्षिणी गोलार्ध में जो मौसम होगा वो क्या होगा? गर्मी का। क्या होगा? गर्मी का। और सूरज पृथ्वी के पास आ चुका है। सूरज नहीं आता है, पृथ्वी आती है पास और दूर, क्योंकि पृथ्वी दीर्घवृत्तीय कक्षा में चक्कर लगा रही है। सूरज अपने एक जगह पे फिक्स्ड है, ठीक है। सूरज नहीं आता है, पृथ्वी आती है, क्योंकि ये दीर्घवृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाती है। तो 3 जनवरी को हमारे यहाँ नॉर्थ में होगी सर्दी, साउथ में होगी गर्मी और सूरज रहेगा पृथ्वी के पास। तो इसका फायदा किसे मिल रहा है? समझे आप? समझा देता हूं। इसका फायदा मिल रहा है हमें, नॉर्थ में जो है उसको फायदा मिलता है। कैसे? कि सूरज पास में है तो हमें उतनी सर्दी नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि सूर्य पास में आ रहा है, सूर्य पास है तो सूर्य की रोशनी प्रॉपर मिल रही है, ठीक। अपसौर वाली स्थिति में सूर्य पास आ चुका है, 3 जनवरी को हमारे गोलार्ध में सर्दी होता है तो हमें उतनी सर्दी महसूस नहीं होती। अन्याय किनके साथ हो रहा है? जो दक्षिणी गोलार्ध में है। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ ऑलरेडी मौसम क्या है? गर्मी, ठीक, और सूरज और पास आ चुका है तो और ज़्यादा गर्मी। ये जो है, ये समझ लीजिए कुदरत का गिफ्ट है नॉर्थ गोलार्ध को दिया हुआ। सेम इधर आ जाते हैं 4 जुलाई। इधर 4 जुलाई वाली स्थिति में जुलाई के मौसम में हमारे यहाँ का मौसम कैसा रहता है? गर्मी। अगर नॉर्थ में गर्मी है तो साउथ में सर्दी, ठीक है। और 4 जुलाई की जो स्थिति है वो क्या है? अपसौर। अपसौर में सूरज दूर हो चुका है, ठीक। तो जब दूर हो जाएगा और हमारे यहाँ गर्मी है और सूरज हमसे दूर जा चुका है तो गर्मी हमें कम लगेगी। और नीचे मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ और क्लियर समझ में आएगा। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ। यहाँ है गर्मी, समर, और यहाँ है विंटर। अब सूरज दूर हो चुका है तो हमें यहाँ भी हमें ही फायदा मिलेगा। क्यों? क्योंकि सूर्य की रोशनी, सूरज दूर है तो सूर्य प्रकाश कम मिलेगा तो गर्मी कम लगेगी और इन बेचारों को फिर से यहाँ लॉस होता है। यहाँ ऑलरेडी सर्दी है और सूरज दूर हो गया है तो सर्दी और डबल हो जाएगी। क्लियर? समझ में आ गया? मज़ेदार है कि नहीं टॉपिक? ये डायग्राम आप नोट कर लीजिए, फिर हम इसमें मैं पॉइंट लिखवा देता हूँ आपको, वो नोट कर लीजिएगा। अपसौर व उपसौर की स्थिति को, जिसे एपीहेलियन और पेहेलियन कहते हैं, उसको आप पॉइंट मतलब लिख लीजिए शब्दों में भी। अपसौर व उपसौर वाली दोनों स्थितियों में लाभ किन्हें होगा? उत्तरी गोलार्ध वालों को, क्योंकि इन्हें सर्दी व गर्मी दोनों कम मिलता है इस स्थिति में। जबकि दक्षिणी गोलार्ध वालों को हानि होगी, क्योंकि इन्हें दोनों स्थितियाँ, ये जो स्थितियाँ हैं, ये दोनों स्थितियों में दुगनी गर्मी और दुगनी सर्दी मिलती है, ठीक, दोगुना मिलता है दोनों। क्लियर? इसको नोट कर लीजिए। फिर अगला टॉपिक अपभू और उपभू, इसके बारे में जानते हैं कि ये क्या होता है, ठीक। अपभू व उपभू, जिसे इंग्लिश में एपीजी और पेरिजी
बोला जाता है। ठीक है, इसको समझने से पहले एक बात मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपको पता चल चुका होगा कि पृथ्वी जो है वो दीर्घवृत्तीय कक्षा में किसका चक्कर लगाती है? सूर्य का। बाकी चांद जो है हमारा चंदा मामा, वो किसके चक्कर लगाता है? पृथ्वी का। चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ दीर्घवृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाता है। ठीक, ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ दीर्घवृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाता है। पृथ्वी का, सूरज का नहीं, पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ठीक है, तो ये जो केस होता है इसमें वापस सेंटर में कौन आ जाएगा? पृथ्वी। जबकि अपसोर उपसोर वाले में सेंटर में सन था, इसमें पृथ्वी आ जाएगी, इधर चंद्रमा, ये न्यूनतम दूरी, ये अधिकतम दूरी। जब न्यूनतम दूरी होगी तो उसको क्या कहेंगे हम? सुपर मून। और जब अधिकतम दूरी होगी तो उसको माइक्रो मून। इस केस में जो है वो चंद्रमा में पूरा नजर आता है। कभी आसमान में देखते होंगे आप, चांद बिल्कुल क्लियर नजर आता है पूरा। वो कौन सा मून है? उसको क्या बोलिएगा आप? सुपर मून। और जहां आपको चांद कटा हुआ नजर आता है या बिल्कुल बारीक नजर आए या आधा नजर आए, वो कौन सा केस है? माइक्रो मून। क्लियर? ये भी आप जान गए होंगे कि चांद पूरा कैसे नजर आता है। जब पूरा नजर आएगा तो उसको बोल दीजिएगा कि ये सुपर मून है या उपभू की स्थिति है। और जब कटा हुआ नजर आए तो उसको बोल दीजिएगा ये माइक्रो मून है या अपभू की स्थिति है। ठीक, ये डायग्राम नोट कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ेंगे सूर्य ग्रहण के बारे में। ठीक, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, ये लगता कैसे है, क्या होता है, क्या कारण है इसके पीछे, कैसे सूर्य ग्रहण होते हैं, कैसे चंद्र ग्रहण होते हैं, कितने प्रकार के सूर्य ग्रहण होते हैं। ठीक, ये डायग्राम बना लीजिए। सूर्य ग्रहण सुना तो बहुत बार होगा, सूर्य ग्रहण लगने वाला है, सूर्य ग्रहण लगा है, आज लगेगा। बाकी ये होता कैसे है इसके बारे में आज आप फर्स्ट टाइम जानेंगे या जानते होंगे। जो नहीं जानते होंगे और जो जानते भी है वो दोनों प्लीज़ बोर्ड की तरफ इधर ध्यान दीजिएगा। ये हमारा सूर्य, ये चंद्रमा और ये पृथ्वी। ठीक, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सूर्य के चारों तरफ कौन घूर्णन करता है? पृथ्वी। और पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा। ठीक है, पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा घूर्णन करती है और पृथ्वी सूर्य का घूर्णन करता है। तो जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है, ध्यान से देखिएगा इधर, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो ये सूर्य प्रकाश को पृथ्वी पर जाने से रोक देता है, सनलाइट को पृथ्वी पर जाने से रोक देता है। इसे ही सूर्य ग्रहण कहा जाता है। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाए तथा चंद्रमा सूर्य प्रकाश को पृथ्वी पर जाने से रोक दे, उस घटना को हम क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण। यहाँ जो ये पूरी जो सूर्य किरण है, मैंने लिख रखा है ये सूर्य किरण, सनलाइट, ये जब पूरी सनलाइट रुक जाती है चंद्रमा के आने के कारण, बीच में पृथ्वी पर जब सनलाइट नहीं जाती है, पूरा अंधेरा छा जाता है दिन में ही, तो ये जो स्थिति ये पूर्ण सूर्य ग्रहण की है। ठीक है, और सेकेंड केस आप देख रहे होंगे कि इसमें जो है कुछ सनलाइट पृथ्वी पर जा रहे हैं, तो इसमें पूर्ण रूप से अंधेरा नहीं छाएगा पृथ्वी पर, कुछ अंधेरा, हल्का अंधेरा छाता है और बाकी सनलाइट जाती है। आधे किरण को जो है चंद्रमा रोक देता है और थोड़े से किरण को पृथ्वी पर जाने देता है, जिसे आंशिक सूर्य ग्रहण कहा जाता है। ठीक है, दोनों पिक्चरों को ध्यान से देखिएगा। इसमें जो है पूरी सनलाइट रुक रही है चंद्रमा के कारण, पूरे पृथ्वी पे अंधेरा हो जाएगा, तो ये पूर्ण सूर्य ग्रहण का केस है। और इसमें पूरी सनलाइट नहीं रुक रही है, कुछ सनलाइट पृथ्वी पे जा रही है और कुछ रुक जा रही है चंद्रमा के बीच में आने के कारण। ठीक है, ये आंशिक सूर्य ग्रहण है। ये जो दोनों केस होते हैं वो पृथ्वी और चंद्रमा के घूर्णन के कारण होते हैं, क्योंकि पृथ्वी सूर्य का घूर्णन करता है और चंद्रमा पृथ्वी का घूर्णन करती है। इसलिए इन केस कभी बीच में आ जाए तो हमें सूर्य ग्रहण देखने को मिलता है। ठीक, ये डायग्राम आप बना लीजिए।
सूर्य ग्रहण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जिसको आप नोट कर लीजिएगा। सूर्य ग्रहण अमावस्या में होती है। अमावस्या सुना होगा आपने, हर महीने की लास्ट जो महीने की तारीख होती है उसमें अमावस्या आती है। सूर्य ग्रहण कब होती है? अमावस्या में होती है। ठीक, सूर्य ग्रहण से तात्पर्य पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा का आना है। मैंने आपको अभी डायग्राम के माध्यम से बताया था कि सूरज और पृथ्वी के बीच में कौन आ जाता है? चंद्रमा, जो सनलाइट को जाने से रोक देता है पृथ्वी पर। इसके कारण सूर्य ग्रहण लगता है। चंद्रमा का आना है जिसके कारण पृथ्वी को सूर्य किरण नहीं मिलता है। यह घटना साल भर में अधिकतम 2 बार हो सकती है, ध्यान रखिएगा। अब मैंने अमावस्या लिखा है तो ये आप मत सोच लीजिएगा सर हर अमावस्या को तो दिखता ही नहीं सूर्य ग्रहण, हर अमावस्या को नहीं होगा। मैक्सिमम ये साल भर में 2 बार ही हो सकता है। क्यों होता है? क्योंकि प्रत्येक अमावस्या को नहीं मिलता, क्योंकि पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक तल में नहीं होते हैं, यानी एक लाइन में नहीं होते। जैसा कि डायग्राम में मैंने बताया था कि पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य तीनों एक लाइन में थे। जरूरी नहीं कि हर अमावस्या को ये एक लाइन में ही हो। चांद मैंने बताया कि आपको बड़ा दिखता है तो बड़ा अमावस्या में बड़ा हो जाता है। जब वो पृथ्वी के पास आता है तब सूर्य ग्रहण लगता है। तो इन केस कोई अमावस्या में जो ये तीनों एक लाइन में आ जाए घूर्णन करते हुए, पृथ्वी मान लीजिए सूर्य है बीच में, पृथ्वी भी घूर्णन कर रही है और चांद पृथ्वी का घूर्णन कर रहा है, ये तीनों बीच में आ जाए एक लाइन में, तब जाके ये केस लगेगा। ठीक है, तो साल भर में मैक्सिमम 2 बार। क्यों? क्योंकि ये तीनों एक तल में, हर बार हर अमावस्या के एक तल में नहीं आते, कभी भी आ जाते हैं एक तल में, तो उस दिन हमें सूर्य ग्रहण वो अमावस्या में देखने को मिल जाता है। ठीक, इसको नोट कीजिए। एक और पॉइंट है इसमें, आपने सुना होगा कि खुली आंखों से इसे नहीं देखना चाहिए डायरेक्ट, क्योंकि आंख खराब हो जाती है। तो आंखें क्यों खराब हो जाती है? क्योंकि सूर्य जो है ना, सूर्य की बाहरी किरण पृथ्वी पे लाल जो लाइट पड़ती है वो अल्ट्रावायलेट किरणें होती है। ठीक है, उससे आंख खराब हो जाएगा आपका अगर डायरेक्ट आप सूर्य ग्रहण देखोगे तो। अगर अल्ट्रावायलेट किरणें डायरेक्ट अगर आपके आई कांटेक्ट में आ गई तो उससे आपकी आंखें रोशनी खत्म हो जाएगी आंखों की। इसलिए मना किया जाता है कि डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए सूर्य ग्रहण के टाइम। घर में हो जाओ या गेट बंद कर लो, ऐसा सुना होगा आपने। इसका मेन जो रीज़न है वो है क्योंकि सूर्य की बाहरी परतों से अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती है। अगर वो डायरेक्ट हमारी आई कांटेक्ट में आ जाए तो हमारी आंखें खत्म हो जाएगी। इसको नोट कीजिए। मैं चौथा पॉइंट जो है वो भी ऊपर लिख देता हूँ, अभी बोर्ड में जगह नहीं है। ये 3 पॉइंट नोट कर लीजिए, फिर चौथा पॉइंट मैं आगे लिख देता हूँ बोर्ड में। चौथा जो पॉइंट है, नग्न आंखों से न देखने का कारण है क्योंकि इस समय सूर्य की बाहरी क्षेत्र से यूवी किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें, पराबैंगनी किरणें निकलती हैं जो आंखों के लिए हानिकारक होता है। नग्न आंख मतलब ये नहीं कि खुली आंख, मतलब आप चश्मा पहन के देख सकते हो आंखों को कवर करके, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी डायरेक्ट देखने से प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती है जो आंखों की रोशनी जाने का डर है उससे। ओके, नोट कर लीजिए। फिर हम आगे चंद्र ग्रहण के बारे में पढ़ने वाले हैं। चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण के केस में क्या होगा? सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाएगी जिसके कारण सनलाइट रुक जाएंगे और चंद्रमा को सूर्य प्रकाश नहीं मिलेगा। ये कहलाता है चंद्र ग्रहण। ठीक, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ गई। पृथ्वी के आने के कारण सूर्य किरण रुक जाती है जिससे चंद्रमा को सूर्य प्रकाश नहीं मिलता, तो उसको चंद्र ग्रहण, जिसे आम भाषा में कहते हैं कि चांद को ग्रहण लग गया है। ठीक है, यही है चांद को ग्रहण लगना। चंद्र ग्रहण की स्थिति में सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना है जिससे चंद्रमा को सूर्य की किरणें नहीं मिलती है, इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण कब लगती है? पूर्णिमा में, जबकि सूर्य ग्रहण अमावस्या में लगती थी और चंद्र ग्रहण जो लगता है वो पूर्णिमा में। ठीक, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा में होता है। प्रत्येक पूर्णिमा में चंद्र ग्रहण नहीं लगेगा। क्यों? इसका भी रीजन वही है क्योंकि पृथ्वी, सूर्य और चंद्र तीनों एक लाइन में या एक तल में नहीं आते हैं। हर पूर्णिमा को तीनों एक तल में नहीं आएंगे। इन केस कभी एक तल में आ जाएंगे तो वही चंद्र ग्रहण हो जाएगा। अगर पृथ्वी पर सूर्य की किरण नहीं पड़ती है, चंद्रमा के कारण रुक जाती है, तो सूर्य ग्रहण।
अगर चंद्रमा पर सूर्य की किरण नहीं पड़ती या पृथ्वी के कारण रुक गई सूर्य की किरणें तो वो चंद्र ग्रहण। समझे? एक सिंपल सीधी लाइन में बता देता हूँ मैं आपको। अगर पृथ्वी पर सूर्य की किरणें नहीं आती दिन में, ठीक नहीं आती है दिन में, चांद के बीच में आने के कारण वो रुक गया तो वो सूर्य ग्रहण हो जाएगा। अगर चंद्रमा पर सूर्य की किरणें नहीं आती है पृथ्वी के बीच में आने के कारण चांद पर सूर्य की किरणें नहीं जा पा रही है तो वो चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण अमावस्या, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा। ओके, प्रत्येक अमावस्या और प्रत्येक पूर्णिमा में ये घटना नहीं होती है, मैक्सिमम 2 बार। कारण मैंने बता दिया, क्योंकि पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा तीनों एक सीधे लाइन में कभी भी आ सकते हैं, किसी भी अमावस्या को या किसी भी पूर्णिमा को। जिस घड़ी ये स्थिति पैदा हो जाएगी कि तीनों एक लाइन में आ जाएंगे तो हमें सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण देखने को मिल जाता है। अब जो हम इसमें आगे बात करेंगे वो लाल चंद्रमा, रेड मून के बारे में। आपने देखा होगा कभी रेड मून, या नहीं भी देखा होगा तो आज पहली बार में, जिन्होंने नहीं सुना है, नहीं जानते, नहीं देखा है, वो पहली बार जानेंगे, और जो जानते हैं वो और बेहतर से जान लेंगे ये रेड मून होता क्या है। इसको नोट कर लीजिए। आइए अब बात कर लेते हैं लाल चंद्रमा, रेड मून के बारे में। रेड मून क्या होता है? चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा की सतह सूर्य की सीधी प्रकाश को प्राप्त नहीं करती है। क्यों? क्योंकि बीच में हमारा पृथ्वी आ जाता है, बल्कि सूर्य की विसरित रोशनी प्राप्त करती है, जिस कारण इसे लाल चंद्रमा कहते हैं। चंद्रमा जो है वो लाल हो जाता है इस सिचुएशन में, इसे रेड मून कहा जाता है। ये विसरित रोशनी क्या होती है ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, कमेंट करके आप बताइएगा कि विसरित रोशनी का मतलब क्या होता है। ठीक, इसको नोट कर लीजिएगा। और इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है मोशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी की गति, ये दूसरा टॉपिक ज्योग्राफी का कंप्लीट होता है। पहला टॉपिक अक्षांश व देशांतर का था, दूसरा टॉपिक पृथ्वी की गति का था, वो भी आज कंप्लीट होता है। अब हम इसमें नेक्स्ट जो क्लास लेंगे वो वायुमंडल। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही महत्वपूर्ण और नॉलेजेबल टॉपिक है। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं या नहीं भी पढ़ते फिर भी आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा वायुमंडल क्या है, क्योंकि पृथ्वी पर जीवन संभव जो है वो, उसमें वायुमंडल भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। पृथ्वी इकलौता ग्रह है जिस पे वायुमंडल है। ठीक, इसलिए बने रहिएगा। अगर चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर पुराने हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, ओके, फिर ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और बेहतरीन टॉपिक और बेहतर ढंग से मैं आपको समझाऊंगा। ठीक, इसी के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए।